नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने जाना कि सौंदर्य और प्रकृति के कुशल चितेरे और सुकुमार कल्पना के कविवर सुमित्रानंदन पंत, जिनके छायावादी काव्य संग्रह में एक ओर कल्पनाशीलता, रहस्यवादिता और मानवतावादी दृष्टिकोण है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रगतिवादी काव्य संग्रह में गरीबों के प्रति सहानुभूति, शोषण और पुराने रीति रिवाज, कुरीतियां और अंधविश्वास के प्रति विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। यहाँ हम उनके ग्राम्य संकलन से ली हुई कविता संध्या के बाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। यहाँ पर संध्याकालीन वातावरण का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गौरज, गौरज यानी गाय के खुरों से जो धूल उड़ती है आसमान में, उसे गौरज कहते हैं। तो देखिए, संध्या के समय में सभी गाय, सभी पशु पक्षी अपने अपने घर लौट रहे हैं और जो पशु हैं मूलतः उनके खुरों से धूल उड़ रही है और वह धूल पर जब सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो वो धूल भी स्वर्णिम दिखाई दे रही है, सुनहरी दिखाई दे रही है। किरणों की बादल सी जलकर, ऐसा लग रहा है जैसे किरणों के बादल हों, किरणों के बादल बन गए हों। तो वह जो धूल उड़ रही है वह किरणों के बादल के समान तप कर दिखाई दे रही है। तपने के बाद वह ऐसी लग रही है जैसे किरणों के बादल हों। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। और जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ ऊपर भी पक्षियों का वर्णन आया था, फिर से आया है कि जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई सनसनाता हुआ तीर सा आकाश में चला जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पक्षी जब उड़ते हैं तो एक पक्षी नेतृत्व करने के लिए सबसे आगे रहता है, उसके बाद फिर 2 पक्षी, फिर 3, फिर 4, इस तरह से उनका क्रम होता है। और जब आगे वाला पक्षी थक जाता है तो वो पीछे चला जाता है और पीछे वाला कोई पक्षी नेतृत्व करने के लिए फिर से आगे आ जाता है। तो उनकी जो रचना होती है वह एक तीर के समान होती है और उनके पंखों पर जो रोशनी पड़ रही है, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो उनके पंख भी कांति से युक्त हो रहे हैं, ज्योतित हो रहे हैं और उनके कंठों का स्वर आसमान को गुंजायमान कर रहा है। लौटे खग लौटी, गायें घर लौटी। देखिए, पक्षी भी अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं क्योंकि संध्या का समय है। और पक्षी ही नहीं, पशु भी, और पशु ही नहीं, इंसान भी अपने अपने घर वापस लौटते हैं। तो पक्षी अपने घर घोंसले में वापस लौट रहे हैं, गाय अपने घर लौट रही हैं। लौटे कृषक शांत श्रथ डगधर, और किसान भी पूरे दिन मेहनत और परिश्रम करने के बाद शांत भाव से थका हुआ धीमे धीमे शिथिल डग यानी कदमों को धरता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर। अब सभी प्राणी अपने अपने घरों में छिप गए हैं थकान की वजह से। म्लान यानी जो थकान की वजह से उनके चेहरे की जो कांति है वो धूमिल हो गई है। तो सभी प्राणी अपने अपने घरों में थके हारे, सभी चराचर सजीव निर्जीव सभी अपने अपने घरों में चले गए हैं। छाया भी हो गई अगोचर। और देखिए, अब तो उनकी जो छाया थी, जो सूरज उदय हुआ उसके बाद उनकी छाया दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तो उनकी छाया भी दिखाई नहीं दे रही है, दृष्टि में नहीं आ रही है। लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, और हाट से लौटते हुए व्यापारी भी अपने अपने घर वापस जा रहे हैं उस पार नाव पर, और वो भी उस पार जाने के लिए नाव पर सवार हो गए हैं। यानी व्यापार करके जो व्यापारी आ रहे हैं बाजार से, वो भी अपने घर जाने के लिए उस पार, उनका घर दूसरी किनारे पर है, तो वहां जाने के लिए नाव पर सवार हो गए हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। और देखो, ऐसे व्यापारी, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो व्यापार करके आए हैं, उनका अच्छा सारा सामान भी बिक गया है और अब खाली बोरे हो गए हैं और उन पर वो हुक्का भर करके बैठे हुए हैं, बड़े सुस्ता रहे हैं, पूरे दिन मेहनत की, परिश्रम किया, उसके बाद हुक्का भर करके वो
अपने ऊंट और घोड़ों के साथ बैठे हुए हैं, किस पर? खाली बोरों के ऊपर बैठकर सुस्ता रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशिप छाया गहरी। देखिए, जाड़ों का समय है, सर्दी का समय है, और सर्दियों में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, तो जल्दी दिन ढल जाता है। अब इस जाड़ों की सूनी यानी सुनसान द्वाभा यानी दो तरह की आभा जहाँ मिलती हैं, तो ऐसा समय एक तो उषा काल होता है और एक संध्या काल होता है, जहाँ पर रात और दिन मिलते हैं। तो सर्दियों की इस सूनी सुनसान द्वाभा में यानी संध्या के समय में, क्योंकि यहाँ पे उषा काल का वर्णन नहीं है तो हम यहाँ पर संध्या लेंगे, तो सूनी एकांत उस संध्या के समय में झूल रही निशी छाया गहरी। अब निशी यानी रात्रि की गहरी छाया झूल रही है, यानी गहरी रात्रि छाने को है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। और अब सभी निष्प्रभ जिनकी कांति अब क्षीण हो गई है, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर के और रात्रि से पहले तक जिनमें खूब चहल पहल थी, जहाँ खूब लोग आते जाते रहते थे, अब उन सब की कांति क्षीण हो गई है, क्योंकि सभी प्राणी अपने अपने घर चले गए हैं, तो उनकी आभा क्षीण हो गई है और ऐसा लग रहा है सभी दुख में, विषाद यानी दुख में डूबे हुए हैं। अब इनमें क्या क्या है? खेत भी रीते हो गए हैं, सूने हो गए हैं, दिन भर किसान काम कर रहे थे, खूब उनमें क्या कहें, काफी लोग खेतों में भी काफी चहलकदमी हो रही थी सुबह से, लेकिन अब किसान चूंकि अपने घर चले गए हैं तो खेत भी शांत हो गए हैं। बागों में भी काफी चहलकदमी थी, लेकिन बागों में भी अब पक्षी अपने अपने घोंसले पे चले गए हैं, और जो बच्चे खेल रहे थे वो भी अपने अपने घर चले गए हैं। इसी तरह से सभी घर में भी जो प्राणी थे वो भी अपने अपने बिस्तरों में छुप गए हैं सोने के लिए। वृक्ष भी खाली खाली दिखाई दे रहे हैं, एकदम शांत, क्योंकि सर्दी का समय है और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में हैं। तट नदी का जो किनारा था वह भी शांत है, वहां पर भी अब कोई चहलकदमी नहीं है, सभी नाव पर बैठकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से लहर भी शांत है, वहां पर भी किसी भी तरह की कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, पानी भी मानो शांत हो गया है। बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते विषन्न निशी बेला को स्वर। अब देखिए, उस समय जब सब सोए हुए हैं, चारों तरफ शांति है, एकदम वातावरण एकदम नीरव हो गया है, उस समय कुछ गाड़ी वाले अपनी गाड़ी से वापस घर लौट रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए वो बिरहा गा रहे हैं, यानी बिरह के गीत गा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ की गाँव में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि अपनी थकान को मिटाने के लिए हर तरह के मजदूर, मिस्त्री, हर तरह के जो कारीगर होते हैं वो कुछ गीतों के माध्यम से अपनी थकान को भूल जाते हैं। तो गाड़ी वाले हैं वो गाड़ी से लौट रहे हैं और बिरहा गा रहे हैं। भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार। और भूख भूख कर, कूकर यानी कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, भौंक रहे हैं, हुआ हुआ करते सियार। और रात्रि की जो नीरवता है उसे सियारों की हुआ हुआ की ध्वनि भी तोड़ रही है, यानी रात्रि का जो सूनापन है उसमें केवल सियार और कुत्तों का भौंकना और सियारों का हुआ हुआ करना सुनाई दे रहा है। देते विषण निशी बेला को सब। और वो रात्रि के बेला यानी समय, रात्रि के समय को ऐसा लग रहा है जैसे उदास रात्रि के समय को स्वर दे रहे हों। विषण यानी उदास। माली की मड़ई से उठ, नव के नीचे नवसी धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, पत्ती जला दुकान में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। अब देखिए, माली की मड़ई से उठ, मड़ई कहते हैं झोंपड़ा, तो माली की वहां पर माली के घर हैं और माली की झोंपड़ी से उठ करके आसमान के नीचे एक धुएं का एक बादल सा बन गया है। धूमाली यानी धुएं की जो सहेली है, तो धुएं का एक बादल सा बन गया है, नव सी बादल के समान एक धुएं का बादल बन गया है। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी, और धीमी धीमी हवा में तैरते हुए ये धुएं का बादल एक नीली रेशम की हल्की सी जाली के रूप में दिखाई दे रहा है। धुएं का रंग हल्का हल्का नीला है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रेशम की एक जाली आसमान और धरती के बीच में छोड़ दी हो। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। और
सब सारे जो कस्बे के जो व्यापारी हैं अपनी अपनी दुकानों की जलती बत्तियों को जला जला करके बैठे हुए हैं। कुछ हिसाब किताब देख रहे हैं, कुछ अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि कितना किसी को दिया, कितना किसी से लिया। मौन मंद आभा में हिमकी ऊँग रही लंबी अंधियारी। और देखिए मौन मंद यानी धीमे धीमे उस कांति में, बर्फीला समय है, जाड़े का मौसम है, तो हिम की बर्फ की मानो लंबी अंधकारी रात्रि की बज रही है। रात्रि का मौका लग गया है और रात्रि काफी लंबी हो गई है तो और सर्दी का मौसम है, तो सभी शांत भाव से बैठे हुए हैं। धुआं अधिक देती है टिन की ढिबरी, कम करती है उजियारा। अब देखिए दुकानदार अपना हिसाब किताब करने के लिए बैठे हैं और उन्होंने टिन की एक ढबरी, जिसको हम चिमनी कहा करते हैं गाँव में, जिसको चिमनी कहा करते हैं, तो ऐसे टिन की एक ढबरी लेकर के बैठे हुए हैं। टिन की जो ढबरी होती है वो मिट्टी के तेल से चलती है और वो धुआं ज़्यादा करती है और उजाला कम करती है। तो यहाँ पर एक तरह से दरिद्रता और गाँव का जो विकास नहीं हुआ है उसके बारे में भी कवि ने प्रकाश डाला है। मन में कड़े अब साथ श्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला। ऐसे समय में मन से निकलकर, कड़ यानी निकलकर, अवसाद यानी दुख, शांति यानी थकान, आंखों के आगे एक जाला बुन रही है। कुछ बातें आंखों के आगे आ रही हैं, कुछ यादें आ रही हैं आंखों के आगे। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने हैं। इस छोटी सी बस्ती के अंदर क्या किसी से लिया और क्या किसी से दिया, एक लेन देन के बहुत ही थोते से व्यर्थ के से सपने हैं। क्योंकि इस छोटी सी बस्ती में से कोई कितना कमाएगा और कैसे अपना विकास करेगा। यहाँ के लोग तो खुद ही इतने गरीब हैं, किसी की अमीरी का क्या कारण बनेंगे। तो लेन देन के थोते यानी व्यर्थ के सपने हैं। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते फिर सुख दुख अपने। ऐसा लगता है जैसे दीपक के उस लौ में आकर के मानो सुख दुख बार बार में वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। दीपक के लौ के चारों तरफ उसके सुख दुख मंडरा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बनिया है वो अपने सुख दुख को याद कर रहा है। उस दीपक की रोशनी को में उसके मन में बार बार में कभी सुख के पल आ रहे हैं, कभी दुख के पल आ रहे हैं कि उसने जीवन में कितना भोगा है। कब कब उठते लौ के संग कातर और क्रंदन मूक निराशा। और उस लौ के साथ, दीपक की उस लौ के साथ उसके हृदय के, और यानी हृदय का जो दुख है, कातर यानी दयनीय, लाचार, तो अपने लाचार हृदय का क्रंदन यानी दुख, रोना, तो उनका जो विषाद है, मूक निराशा। और निराशा कैसी हुई है, मूक हो गई है, चुप हो गई है। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। ऐसा लग रहा था कि दीपक की क्षीण होती हुई ज्योति ने मानो चुपके से उसके गोपन मन के, यानी मन में जो दुख छिपा हुआ है, गोपन यानी छिपा हुआ, उसके छिपे हुए मन को एक भाषा दे दी हो, उसको मुखरित होने का एक अवसर दे दिया हो। यानी किसी से अपने दुख को बनिया नहीं कह पाता है, लेकिन आज दीपक की लौ को देख करके उसके सारे मन के सुख दुख के भाव उमड़ करके सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे वह अच्छे बुरे समय के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके मन की जो छिपे हुए भाव थे उनको भी एक भाषा मिल गई है। लीन हो गई क्षण में बस्ती। मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गया लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन, सब चीज़ी पर चूने किराने की ढेरी लग रही तुच्छतर इस नीरव प्रदेश में। मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधि। लाला अपनी सुधि, अपने दुख, सब कुछ भूल गया, क्योंकि इस गांव में तो सभी के मिट्टी और खपरे के बने हुए घर और आंगन है। इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है कि किसी का पक्का मकान भी नहीं है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, एक बार को तो उसके मन से सब कुछ निकल गया, किस किस को कितना ब्याज लेना है, किसको कितना मूलधन दिया है। सब चीज़ें परचूने किराने की ढेरी, उसकी एक छोटी सी सिमटी हुई सी परचूने की किराने की एक ढेरी है, किराने की दुकान है, परचूने की दुकान, जिसमें अपनी ज़रूरत का लगभग सारा सामान मिल जाता है। लग रही ही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकर आज उसे अपनी वह दुकान बड़ी ही तुच्छ, बड़ी ही छोटी दिखाई दे रही है। इस नीरव यानी इस शांत प्रदोष यानी संध्या के समय में आकुल यानी व्याकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। आज उसके मन के अंदर का जो भाव है वो बार बार बाहर आ रहा है, उसके अंदर का दुख बाहर आ रहा है। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन। आज
उस लाला के मन में, उस बनिए के मन में अपनी छोटी हस्ती का, कि वह कितना छोटा आदमी है, चाहकर भी वह है अपने गांव की गरीबी दूर नहीं कर सकता, और गांव की तो दूर अपनी खुद की गरीबी भी वह चाहकर दूर नहीं कर पाता। तो उसे अपनी छोटी हस्ती का, यानी अपने छोटे वजूद का एहसास हुआ। जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न, और आज उसमें अपने मनुष्य होने का और अपने असफल जीवन का जो दुख है वह जाग उठा कि मनुष्य होकर के भी वह अपने दुखों को दूर नहीं कर पाया है। तो आज कुछ करने की ललक उसके मन में है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि कैसे अपनी और अपने गांव वालों की गरीबी को दूर करे।